Why India still struggles to build its own fighter jet, the dream that never take off. आप सोच के देखो, हमने चंद्रयान भेज दिया, न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिया, लेकिन अपना फाइटर जेट अभी तक नहीं। एक मिनट के लिए रुको, ये कोई व्हाट्सएप डिबेट नहीं है। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें साइंस, पॉलिटिक्स, ईगो और एम्बिशन सब मिलकर एक मॉडर्न ट्रेजेडी लिखते हैं। और सबसे बड़ा सवाल, क्या इंडिया अपना फाइटर जेट नहीं बना पा रहा या उसे बनाने नहीं दिया जा रहा? क्या ये सिर्फ डिले है या डिलिबरेट डिले? ऐसा डिले जिसे कुछ लोगों ने प्लान किया था ताकि हम कभी बायर्स से बिल्डर्स न बन पाएं। और इस कहानी का हीरो या शायद विलन हम खुद हैं। इंडिया का फाइटर जेट सपना, 75 साल का स्ट्रगल। जरा इमेजिन कीजिए, 1947 हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था। हर तरफ एक नया जोश, एक नई सोच। अब हम अपनी तकदीर खुद लिखेंगे। लेकिन इस नए भारत के नेताओं के सामने एक बड़ा सवाल था, देश की रक्षा अपने दम पर कैसे होगी? और वहीं से शुरू होती है इंडिया के फाइटर जेट ड्रीम की कहानी। एक सपना जो आज तक पूरा नहीं हुआ। चैप्टर 1, द अर्ली बिगिनिंग्स, द बिगिनिंग ऑफ अ ड्रीम। 1950 दुनिया कोल्ड वॉर के बीच थी। अमेरिका और सोवियत यूनियन दोनों अपनी मिलिट्री टेक्नोलॉजी में एक दूसरे से आगे निकलने की दौड़ में थे। और इंडिया, एक नया देश जिसके पास विजन तो था पर रिसोर्सेज नहीं। जब इंडिपेंडेंस मिली तब हमने सोचा कि सिर्फ फ्रीडम ही काफी नहीं है, हमें अपनी एयर पावर भी खुद बनानी होगी। फिर भी एक आदमी था जिसके पास हिम्मत थी, डॉक्टर कर्ट टैंक, जर्मन एरोनॉटिकल इंजीनियर जिन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान लुफ्टवाफे के लिए फाइटर प्लेन्स डिजाइन किए थे। जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें इनवाइट किया। इंडिया नीड्स अ मॉडर्न फाइटर। HF-24 मारुत का कॉन्सेप्ट तब जन्म लिया, एक फाइटर जेट जो इंडिया का प्राइड बन सके। लेकिन रियलिटी, मारुत का इंजन इतना वीक था कि जेट का परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड लेवल तक नहीं पहुंच पाया। एक ट्रैजिक स्टार्ट। मारुत का डिजाइन डॉक्टर कर्ट टैंक के गाइडेंस में हुआ, एक जर्मन इंजीनियर जो पहले फोके-वुल्फ फाइटर डिजाइन कर चुका था। और हाँ, एरोडायनामिक्स ब्रिलियंट थी, लेकिन इंजन का पावर लिमिटेशन मारुत को ऑपरेशनली रिस्ट्रिक्ट कर गया। एयरफोर्स को एक रिलायबल हाई परफॉर्मेंस जेट चाहिए था, पर मारुत बस एक सपना रह गया। द हार्श रियलिटी, HF-24 मारुत का डिजाइन एडवांस था, लेकिन उसके लिए इंजन मिलना मुश्किल था। ब्रिटेन और अमेरिका ने इंजन एक्सपोर्ट करने से मना कर दिया और USSR ने कहा, पहले हमारे जेट लो, फिर इंजन मिलेगा। नतीजा, एक फाइटर जेट जिसमें फाइटर वाली ताकत ही नहीं थी। चैप्टर 2, द ईरा ऑफ ड्रीम्स एंड डिलेज। वर्ष 1970 से 1980 फिर आया वर्ष 1970 से 1980 का एरा। इंडिया न्यूक्लियर टेस्ट के साथ दुनिया में अपना नाम बना रहा था और स्पेस में चंद्रयान, मंगलयान जैसे प्रोजेक्ट से टेक्नोलॉजी शो कर रहा था। लेकिन फाइटर जेट्स के मामले में हम फंसे हुए थे। पॉलिटिक्स, ब्यूरोक्रेसी और लिमिटेड टेक्नोलॉजी एक्सेस की वजह से प्रोजेक्ट्स डिले होते रहे। एक मेजर हर्डल था कावेरी इंजन। ग्लोबल मैनिपुलेशन बिगिंस। अब यहाँ से कहानी दिलचस्प होती है। कोल्ड वॉर के दौर में ग्लोबल पावर्स जानती थीं, अगर इंडिया अपनी डिफेंस टेक्नोलॉजी में सेल्फ रिलायंट हो गया तो उनका आर्म्स बिजनेस गिर जाएगा। इसलिए सॉफ्ट प्रेशर डाला गया। USA, UK, फ्रांस सबने अपनी रेस्ट्रिक्शंस लगा दी। कावेरी इंजन फाइनली ऑपरेशनल नहीं हो पाया। आप सोच कर देखो, क्या सिर्फ फॉरेन प्रेशर ने हमें रोका या हमारी सोच भी आउटडेटेड थी? चैप्टर 3, इंटरनल स्ट्रगल्स एंड ब्यूरोक्रेसी। और ये स्ट्रगल सिर्फ टेक्निकल नहीं थी। HAL और IAF के बीच राइवलरी ने सिचुएशन और कॉम्प्लेक्स कर दिया। एक टीम चाहती थी जेट को डेवलप करे, दूसरी चाहती थी चलाना। वर्ष 1950 से 60 के दौरान एक शब्द मशहूर हुआ, लाइसेंस राज। हर प्रोजेक्ट, हर इनोवेशन अप्रूवल्स के जंगल में फंस जाता था। HAL चाहता था कि वो डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग दोनों करे, पर गवर्नमेंट ने कहा, पहले लाइसेंस लो फिर अप्रूवल। नतीजा, जब तक अप्रूवल्स आए, दुनिया 3 जनरेशन आगे निकल गई थी। और ये सिर्फ मारुत तक सीमित नहीं था। तेजस, कावेरी, LCA सब इसी वेब में फंसे रहे। ईगो और पॉलिटिक्स ने सपने को और डिले किया। अगर आज हम देखते हैं तेजस की एवोल्यूशन, तो उसके पीछे सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, लोगों की डेडिकेशन और हार्टेक का कॉम्बिनेशन है। एक भावनात्मक सवाल उठता है, क्या हम असफल हुए या सिस्टम ने हमें असफल कर दिया? चैप्टर 4, मिसिंग द ग्लोबल टाइमिंग। वर्ष 1980 से 1990 का पीरियड भी रिमार्केबल है, जब ग्लोबल एरोस्पेस 4th जनरेशन फाइटर बना रही थी। F-16, मिराज 2000, Su-27। इंडिया अभी भी पेपर वर्क, फंडिंग अप्रूवल्स और प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स में फंसा हुआ था। और ये सिर्फ टाइमिंग का इशू नहीं था, ये एक स्ट्रैटेजिक गैप क्रिएट कर रहा था। जब आपके नेबर्स मॉडर्न जेट्स ले रहे हैं और आपके प्लेन्स आउटडेटेड हैं, तो हर एरियल एंगेजमेंट का रिस्क एक्सपोनेंशियली बढ़ जाता है। और इस दौरान इंपोर्टेड जेट्स पर डिपेंडेंसी भी एक कंफर्ट जोन बन गया था। MiG-21, MiG-27, Su-30 MKI का लाइसेंस प्रोडक्शन, यस, ये ऑपरेशनली काम करते थे, लेकिन इनोवेशन और सेल्फ रिलायंस को डिस्करेज करते थे। एक पैराडॉक्स था, हम मॉडर्नाइजेशन चाहते थे पर डोमेस्टिक डेवलपमेंट को इग्नोर करते रहे। द स्ट्रगल विद इन,
वर्ष 1970 से 80 तक इंडिया ने महसूस किया, इंपोर्टेड एयरक्राफ्ट एक लॉन्ग टर्म ट्रैप है। हर बार जब क्राइसिस आता, फॉरेन सप्लायर्स कीमत बढ़ा देते। तो फैसला हुआ, लेट्स बिल्ड समथिंग ऑफ आवर ओन अगेन। चैप्टर 5, तेजस, अ सिंबल ऑफ होप। तेजस डेवलपमेंट में सबसे क्रूशियल फेज था लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA प्रोग्राम। लक्ष्य था मेक अ सुपरसोनिक जेट कंप्लीटली इंडियन। सुनने में इंस्पायरिंग लगता है ना? लेकिन ठहरिए, अब ये कहानी एक नाइटमेयर बनने वाली थी। द LCA चैलेंज। 1983 DRDO ने LCA प्रोजेक्ट शुरू किया। टारगेट 10 साल, रियलिटी लग गए 30 साल। क्यों? चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। टेक्नोलॉजी गैप। उस समय इंडिया के पास एडवांस्ड कॉम्पोजिट मटेरियल्स, फ्लाई बाय वायर सिस्टम और हाई थ्रस्ट इंजन डिजाइन का अनुभव नहीं था। सब कुछ स्क्रैच से डेवलप करना पड़ा। ब्यूरोक्रेटिक टग ऑफ वॉर। HAL और अदा के बीच कांस्टेंट ईगो क्लैश। एक डिजाइन चाहता था, दूसरा मैन्युफैक्चरिंग कंट्रोल। फंडिंग डिलेज, बजट एलोकेट होता पर रिलीज देर से, और जब रिलीज होता तब तक इन्फ्लेशन से कॉस्ट दोगुनी हो जाती। इंजन फिर से विलन कवेरी इंजन, एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट, लेकिन टेस्ट फेज में ही फेल होता गया। नतीजा, इंपोर्टेड GE इंजन से काम चलाना पड़ा। इससे एक जनरेशन के इंजीनियर्स का करियर भी तेजस पे ही फंस गया। तेजस एक सिंबल ऑफ होप, लेकिन ये होप भी अपनी लिमिट्स के साथ आया। इनिशियल प्रोडक्शन डिलेज, लिमिटेड इंजन परफॉर्मेंस और बजट कंस्ट्रेंट्स ने इसके रोल आउट को स्लो कर दिया। लेकिन फिर भी ये एक मैसेज है दुनिया को, इंडिया ने अपना ग्राउंड जीरो खुद से बनाया, मिस्टेक से सीखा और अब राइज कर रहा है। द साइकोलॉजी ऑफ डिपेंडेंसी। हर बार जब हम इंपोर्टेड जेट्स लेते, एक परसेप्शन बन गया, फॉरेन इक्वल सुपीरियर। और जब किसी इंडियन साइंटिस्ट ने कहा हम खुद बना सकते हैं, तो उसे बोला गया टाइम वेस्ट मत करो, फॉरेन जेट ले लो। यानी सेल्फ डाउट सिस्टम में इनग्रेन्ड हो गया। ये वही सोच थी जिसे हमने 1990 तक नहीं तोड़ा। तब तक हम ब्रिटिश जैगुआर, रशियन मिग और फ्रेंच मिराज पर डिपेंड करते रहे। एक वक्त पर तो ऐसा लगने लगा हम जेट नहीं परमिशन उड़ाते हैं। चैप्टर 6, इकोसिस्टम चैलेंज। और ये सिर्फ एक जेट का स्ट्रगल नहीं था, ये एक इकोसिस्टम का स्ट्रगल था। रेडार, एवियोनिक्स, वेपन्स इंटीग्रेशन, मटेरियल साइंस, हर फील्ड में इंडिया को ग्लोबल कोलैबोरेशन की जरूरत थी। लेकिन एक माइलस्टोन था, फर्स्ट क्वाड्रेंट इंडक्ट इन 2016। एक प्राउड मोमेंट फॉर इंडिया, बट बिटर स्वीट भी, क्योंकि फुल ऑपरेशनल कैपेबिलिटी अभी दूर थी। चैप्टर 7, द फ्यूचर AMCA एंड 5th जनरेशन ड्रीम्स। AMCA, एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। ये सिर्फ एक जेट नहीं, ये फ्यूचर ऑफ इंडियन एयरफोर्स है। स्टेल्थ, AI इंटीग्रेशन, सुपर क्रूज कैपेबिलिटी, एडवांस्ड एवियोनिक्स, सब कुछ इस जेट में प्लान किया गया है। और ये प्रोजेक्ट दिखाता है कि इंडिया फाइनली अपनी एरोस्पेस ड्रीम्स को नेक्स्ट लेवल पे ले जा रहा है। AMCA डेवलपमेंट के लिए प्राइवेट सेक्टर भी इंक्लूड हो रहा है, HAL के साथ महिंद्रा, टाटा और प्राइवेट स्टार्टअप्स। ये एक नया इकोसिस्टम क्रिएट कर रहा है, जहाँ टैलेंट, इनोवेशन और अकाउंटेबिलिटी सब इंटीग्रेटेड है। अगर सक्सेसफुल हुआ तो इंडिया का 5th जनरेशन फाइटर कंप्लीटली इंडिजिनस होगा। लेकिन अर्जेंसी है, स्काई गैप चाइना और पाकिस्तान के साथ बढ़ रहा है। चाइना ने J-20 डेवलप कर लिया है, पाकिस्तान Su-35 और FC-31 के लिए पार्टनरशिप्स एक्सप्लोर कर रहा है। अगर इंडिया टाइम पे अपनी एयर पावर अपग्रेड नहीं करती तो 2035 तक स्ट्रेटेजिक इम्बैलेंस हो सकता है। ये सिर्फ एक वार्निंग नहीं, ये एक कॉल टू एक्शन है। चैप्टर 8, मॉडर्नाइजेशन एंड स्ट्रेटेजिक आउटलुक। इंडियन एयरफोर्स की मॉडर्नाइजेशन प्लान्स काफी प्रॉमिसिंग हैं। तेजस MK2, AMCA टाइमलाइन, रफाले इंटीग्रेशन, Su-30 अपग्रेड्स, ये सब कंबाइंड एक नैरेटिव क्रिएट करते हैं कि हमने पास्ट के फेलियर्स से सीखा और अब नेक्स्ट चैप्टर में हम डोमिनेंस और सेल्फ रिलायंस दिखाने वाले हैं। पर अब सवाल ये है, क्या इंडिया आखिरकार अपनी विंग्स खोल पाएगा? क्या तेजस और AMCA हमारी असलियत बदल सकते हैं, या हम फिर एक नए डिलिबरेट डिले के ट्रैप में फंस रहे हैं? कंक्लूजन, फ्रॉम मारूट टू तेजस टू AMCA, और ये कहानी यही खत्म नहीं होती। स्काई वॉर्स सिर्फ मशीन्स की नहीं, ये स्ट्रैटेजी, इनोवेशन और करेज की भी कहानी है। अगर आपको ये लगता है कि इंडिया के स्काई वॉर्स बस एक हार्डवेयर गेम है, तो आप गलत हैं। ये कहानी हर एक इंडियन के लिए है जो अपनी कंट्री के लिए सोचता है, ड्रीम करता है और एक्शन चाहता है। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई और आप देखना चाहते हैं कि इंडिया के सोल्जर्स और स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कैसे माउंटेन्स और बॉर्डर्स पर रियलिटी फेस करते हैं, तो अब एंड स्क्रीन पे क्लिक करो और देखो हमारी वीडियो, इंडिया चाइना बॉर्डर स्टैंड ऑफ, द कोल्ड वॉर इन द हिमालयाज।